हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एशियाई विकास बैंक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती हैं, एक तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक और दूसरा है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। यानी ये 2 रिपोर्ट जारी करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1950 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1950 में नहीं बल्कि वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। तो इसकी स्थापना 1950 में नहीं बल्कि 1945 में हुई है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, कानून के समक्ष समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देखिए यहां पर केवल शब्द लगा है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपके संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, जिसके अनुसार भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया गया है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी हों, वैधानिक निगम हों, कंपनियां हों, पंजीकृत संस्थाएं हों या किसी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति हों। ये सभी को हमारे यहाँ अधिकार दिया गया है। केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं है बल्कि सभी के लिए है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन आपका ये भी सही नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि पहले आपके मौलिक अधिकारों का हिस्सा था, आर्टिकल 31 में रखा हुआ था, तो इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300A में है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1975 में नहीं हुआ है बल्कि ये 1978 में हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले कथन की बात करें तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसमें अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीगत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। चूंकि यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा तीसरे का बी, केवल 1 और 2। चौथा प्रश्न है आपका, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को अनुदान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
यह बॉन्ड भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। गृह मंत्री निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण यह राजनीतिक कार्यपालिका का सदस्य होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का सी, यानी गृह मंत्री। छठवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक होता है। इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और मानवाधिकार अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके पास एक दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाही का चरित्र न्यायिक है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने हेतु अधिकृत है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया है। पेरिस सिद्धांत जो है 1991 में अपनाए गए थे। तो पेरिस सिद्धांत जो है 1991 में अपनाए गए हैं, तो उन्हीं के अनुरूप इसको स्थापित किया गया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। आपका सही आंसर है छठवें का डी, यानी 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक सामूहिक निकाय के रूप में किया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार सरकार को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सिफारिशें देने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका दूसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, 29 फरवरी 2004 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम प्रभावी नहीं रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर सामुदायिक संस्था के रूप में आगे बढ़ाया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इसका विस्तार एक सामुदायिक निकाय के रूप में किया गया। नहीं, इसका विस्तार जो है एक गैर सामुदायिक संस्था के रूप में किया गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही नहीं है, तो आंसर है सातवें का बी, केवल 2। आठवां प्रश्न है आपका, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था स्वतंत्र पार्टी द्वारा, वामपंथियों द्वारा, तेलुगु देशम पार्टी द्वारा, जनता पार्टी द्वारा। वर्ष 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था और इस समय जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान की गई जातियों को दूर करने और नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करने का वादा भी किया था। तो ये नारा जो है लोकतंत्र बचाओ का जनता पार्टी द्वारा 1977 के लोकसभा चुनावों में दिया गया है।
तो आपका सही आंसर होगा 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/6 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग, इसका यानी कि नया भाग 9 इसमें जोड़ा गया और इस भाग का शीर्षक पंचायत है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ में पंचायत से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इसकी भूमिका और कार्य राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 पद जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि ओबीसी के आरक्षण के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, यानी पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर राज्य में आवश्यक हो तो राज्य कर सकता है अपनी तरफ से, लेकिन जो अधिनियम है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अनुमोदित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अपनाया गया। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया। इस कन्वेंशन को औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1990 को अनुमोदन के लिए खोला गया था। 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। भारत ने इसे 1990 में नहीं बल्कि 1992 में इसको अनुमोदित किया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन का अनुमोदन किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को 1989 में अपनाया गया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यह भी सही है। तो यहां पर आपका 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कितनी ब्रिटेन संविधान से प्रेरित हैं? मूल अधिकार, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, अवशिष्ट शक्तियों का विचार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। आपको कूट का प्रयोग करके यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद जैसे प्रावधान, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार जो है वो आपका यूएसए से आया है। वहीं सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, कानून का शासन, रिट, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे प्रावधान जो हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, यानी ये यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का विचार, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये सब जो प्रावधान है ये कनाडा से लिए गए हैं, यानी ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्र और प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, यानी ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का ए वाला, केवल एक विशेषता यहां पर है। 12वां प्रश्न है आपका, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है।
चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो ये तय होता है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति, वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग के पास फैसले लेने की शक्ति है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। जब उसे लगता है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है तो यह मतों की पुनर्गणना का भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए दोनों सदनों की कुल संख्या का 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं न्यायाधीशों, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सबको हटाने के लिए संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा 12 का सी, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, बेड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति या बेड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। बेड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए जिसे कहा जाता है या बेड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। बेड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंस शीट से बेड लोन को समाप्त कर भार को कम करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को पुनः उधार देना है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा 13 का सी, 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमैनिटी इन एक्शन, फ्रीडम हाउस, ह्यूमन राइट फाउंडेशन उपर्युक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। 1961 में स्थापित एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है और इस संगठन का उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में निहित सभी मानवाधिकार प्राप्त हो सकें। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ह्यूमैनिटी इन एक्शन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षिक संगठन है जो वैश्विक स्तर पर उन छात्रों और नेताओं को साथ लाता है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने हेतु समर्पित हैं, साथ ही अपने संबंधित समुदायों और दुनिया भर में सक्रिय नागरिकता और विविधता को ये बढ़ावा देने में भी संलग्न है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। फ्रीडम हाउस की बात करें, फ्रीडम हाउस एक स्वतंत्र निगरानी संगठन है जो लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन, स्वतंत्रता की निगरानी करने के साथ मानवाधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करता है। फ्रीडम हाउस भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ये भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और इनकी रक्षा करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है। यह मानवाधिकारों के लिए लड़ने और उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एकजुट करता है। दलितों, जनजातीय लोगों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक जैसे कमजोर समूहों को सशक्त बनाने और शिक्षा और निगरानी के माध्यम से इस दिशा में नागरिक समाज को संगठित कर यह व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यानी यहाँ पर यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। तो आपका सही आंसर होगा 14 का डी, सभी चारों संगठन। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वर्ष 1773 के
रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने बॉम्बे में नहीं बल्कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को पूरी शक्ति और अधिकार के साथ अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित किया। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। आपका दूसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तीसरा वाला कथन आपका ये गलत है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल दूसरा वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 15 का डी, केवल 2। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के उपयोग किए जाने वाले रबर में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक को बेहतर रूप से वर्णित करते हैं? मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर देखिए मीथेन की बात हो रही है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यानी इसमें एक कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु इसमें होते हैं। CH4 इसका फॉर्मूला होता है और यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह ज्वलनशील गैस और वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली जगहों की सतह पर पाई जाती है। तो ये सब विशेषताएं जो है मीथेन की विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 16 का ए वाला मीथेन। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार। भारत के नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करने का अधिकार है और इस अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का बी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे? नागरिकता, निर्वाचन, राज्य के नीतिशक सिद्धांत, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, संक्षिप्त शीर्षक, अंतरिम संसद। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 सतह ही लागू हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे। यहाँ पर नागरिकता लागू हुई थी, निर्वाचन लागू हुआ था, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान लागू हुए थे, संक्षिप्त शीर्षक लागू हुआ था, अंतरिम संसद लागू हुई थी। राज्य के नीतिशक सिद्धांत इस तारीख को लागू नहीं हुए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 18 का बी, केवल 1, 2, 4, 5 और 6। 19वां प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की
सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ ये लाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। 1969 में इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। आपका तीसरा वाला कथन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन ये भी सही है कि प्रतिवर्ष इसकी बैठक जिनेवा में होती है और इसे अक्सर श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा 19 का ए, यानी 1, 2 और 3। 20वां प्रश्न है आपका, रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल एक लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है। देखिए, भारतीय संविधान में रिट जारी करने का अधिकार एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और दूसरा हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 25 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकार पक्षा जैसी रिटें जारी करने का अधिकार इसे प्रदान करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, बल्कि हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को तो अनुच्छेद 32 देता है, ना कि 226। आपका दूसरा वाला कथन यहां पर यह भी गलत है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निजी और लोक प्राधिकारी दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल लगा हुआ है, यहां पर केवल की वजह से गलत हो जाए। केवल लोक अधिकारी के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी लोक अधिकारी या फिर निजी संस्था के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। तो यहां पर दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर है यहां पर 20 का डी, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको कहीं केवल शब्द दिखा मिल जाए तो उस स्टेटमेंट पर विचार कर लीजिए, क्योंकि केवल शब्द जो होता है वो स्टेटमेंट की कठोरता को बढ़ा देता है। यानी स्टेटमेंट में दृढ़ता से कोई बात कही गई है, उसकी दृढ़ता को वो बढ़ा देता है। तो आपको यहां पर ध्यान वही रखना है, कहीं पर भी केवल आ रहा है तो उस पर एक बार विचार कर लीजिए, तब आप आंसर लगाइए। 21वां प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास को निषिद्ध करता है। हालांकि आपके अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को डिफाइन नहीं किया गया, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 17 संविधान में दिए गए सभी अधिकारों का एकमात्र पूर्ण अनुच्छेद है, यानी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना गैर कानूनी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 21 का बी, केवल 2। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन के शेप्ड रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करता है। यह तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होती है। यह अत्यधिक आशावादी परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी के बाद तेजी से वृद्धि करती है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद क्रमिक रूप से सामान्य स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इसमें अर्थव्यवस्था कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जीडीपी के स्तर को पुनः प्राप्त करने में असफल रहती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, के शेप्ड रिकवरी। तो देखिए, के शेप्ड रिकवरी यह तब होती है जब मंदी के बाद
अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होती है और यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान रिकवरी के सिद्धांत के विपरीत होती है। तो यहाँ पर ए वाला जो स्टेटमेंट है ये बेहतर रूप से के शेप्ड रिकवरी को परिलक्षित कर रहा है। वहीं बी वाले स्टेटमेंट में जेड शेप्ड रिकवरी की बात की गई है। ठीक है, जेड शेप्ड रिकवरी सबसे आशावादी परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि करती है। वहीं सी वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये यू शेप्ड रिकवरी की बात कर रहा है। यू शेप्ड रिकवरी एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद क्रमिक रूप से सामान्य स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास अर्थव्यवस्था में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। डी वाला जो है एल शेप्ड रिकवरी की बात कर रहा है। एल शेप्ड रिकवरी में अर्थव्यवस्था कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जीडीपी के स्तर को पुनः प्राप्त करने में असफल रहती है। तो हमसे जो पूछा गया है वो आपका ए वाला है, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 22 का ए। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ पुस्तक है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आंग सान सू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, द ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर आधारित शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, श्वेत लोगों के प्रशासन की अलगाववादी नीतियों के प्रति अपने लोगों के प्रतिरोध, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के अपमान, कठिनाइयों और उन पर पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाइयों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला युग्म सही सम्मिलित है। आंग सान सू की ने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक शीर्षक पर निबंध लिखने के साथ ही इसी शीर्षक वाली एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें इनके द्वारा लिखे गए निबंधों का संग्रह है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला युग्म जो है ये भी सही सम्मिलित है। महात्मा गांधी, ठीक है, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक प्रकाशित की और इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज, समकालीन संस्कृति और ऑटोमेशन पर अपने विचार व्यक्त किए। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी वर्ष 1771 से 1790 तक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखे गए अपने स्वयं के जीवन के अधूरे रिकॉर्ड का पारंपरिक नाम है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ये युग्म ही सही है। तो यहाँ पर आपके चारों ही युग्म सही सम्मिलित हैं, तो आपका सही आंसर होगा डी, सभी चारों युग्म। 24वां प्रश्न है आपका, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, जनहित याचिका की अवधारणा फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका शब्द को परिभाषित नहीं किया है। आपका पहला वाला कथन गलत है। जनहित याचिका की अवधारणा इसको यूएसए के न्यायशास्त्र से लिया गया है, न कि फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जनहित याचिका का मूल उद्देश्य गरीबों और समाज की मुख्य धारा से हटे हुए लोगों के लिए सुलभ न्याय प्रदान करना है। भारत की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका शब्द को परिभाषित नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर होगा 24 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 25वां प्रश्न है आपका, तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है मेडिटेक में, मोबिलटेक में, ओइकोटेक में, एग्रोटेक में, पैकटेक में, बिल्डटेक में। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं। प्रयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र हैं जिनमें एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लोथेक, ओइकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक शामिल हैं। यानी ये सभी के सभी जो वस्त्र क्षेत्र हैं ये सभी इसमें आते हैं। भारत में तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग स्तर को बढ़ाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष 2020 से लेकर वर्ष
24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 25 का डी वाला, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।